नमस्कार, आदाब, मैं शरी हाजिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा, अब तक 10 याचिकाएं दायर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीचर से बोली ममता बनर्जी, कहा जब तक मैं जिंदा हूं किसी की जॉब नहीं जाएगी। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बिहार की सड़कों पर चले राहुल गांधी, उमड़ी भीड़। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की 72 मस्जिदों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप, कहा रामजी लाल सुमन को कुछ हुआ तो होंगे सीएम जिम्मेदार। 2025 के चुनाव को लेकर सीएम फेज पर आरजेडी ने 2 टूक में दिया जवाब। राहुल गांधी की यात्रा पर बोले आरजेडी नेता, अमेरिका बाद में पहले तुम निपटोगे। ईरान ने 2 मुस्लिम देशों को दी धमकी। अब समाचार विस्तार से। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक की 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी को छीनने की एक साजिश है। याचिकाकर्ताओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मामले को सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने मेंशन किया गया है। सीजीआई ने कहा है कि हम आज आपकी मेंशनिंग पर विचार करेंगे, ये देखेंगे कि मामले पर कब सुनवाई की जा सकती है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आप के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की शीर्ष मुस्लिम बॉडी समतल केरल जमीयतुल उलमा, एचडीपीआई, तैयब खान सलमानी, अन्जुम खादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिका दायर की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। इसके अलावा वो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। इन दोनों नेताओं ने बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी दाखिल की थी। वहीं शनिवार को इस बिल के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान और एपीएसआर ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। तब तक इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। यह कानून बन चुका था। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ। इसके अलावा रविवार को जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि ये कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक आजादी भी प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं कोई भी योग्य टीचर अपनी नौकरी नहीं खोएगा। ये बयान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में कई टीचर्स को नौकरी से हटाए जाने के बाद दिया है। ममता बनर्जी ने इस बात का दर्द जताते हुए कहा है कि मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे डर है कि मैं अगर इस बारे में बोलूँगी तो मुझे जेल हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मुझे उसका जवाब देना आता है। आए हैं तो उम्मीद लेके ही आए हैं और सीएम से उम्मीद है ही, तो बस देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक 1 ईयर हो गए, हम लोग उम्मीद पे ही हैं और टिल द लास्ट हम लोग उम्मीद पे ही रहेंगे। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं। तो अभी भी उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट। और दीदी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो जॉब है, एक ही डिमांड है कि हमें हमारा जॉब वापस दे दीजिए। नथिंग एल्स बट टू गिव अवर जॉब बैक। यास्मीन परवीन, मेरा स्कूल पश्चिम बर्दवान कुल्टी में है, बट हम रेसिडेंट मेरा हावड़ा में है। बिहार में भले ही साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसकी सियासी बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी गई है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसमें कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं। वो बिहार पहुंचकर बेगूसराय में कन्हैया कुमार की तरफ से निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनके बिहार आने का कोई असर नहीं पड़ेगा। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने?
सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटाई। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हंगामा हो गया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने एक बैठक कर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही थी। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। वहीं सज्जाद लोन ने वक्फ कानून पर चर्चा कराने की भी मांग की है। वक्फ बिल पे लेकिन प्रोटेस्ट हुआ है, अभी असेंबली जो है एडजर्न है, क्या कहेंगे आप? आपने ट्वीट भी किया इस पर। नहीं, देखिए, जहां तक मेरा अपना डिस्कशन तो अलाउ करनी चाहिए। डिस्कशन में क्या है, आप हमारा माने ना वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन में तो कोई और ये सब जुडिस नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी तो वो पिटिशन एडमिट ही नहीं हुई है, सो व्हाई शुड दे नॉट अलाउ। आपने जो ट्वीट किया कि किरण रिजिजू के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो गलत है। देखिए, एक सिंबॉलिक चीज होती है। हम एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों दे डिजर्व इट कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर दूर रहते उस इंसान से जिसने प्रेजेंट किया। ठीक है ना? महाराष्ट्र में पिछले दिनों सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को निर्धारित डेसिबल सीमा में बजाने की बात कही थी। चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर अनुमति रद्द की जाएगी। इस निर्देश के बाद कई बयान सामने आए हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के मनखुर्द गोवंडी की 72 मस्जिदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वास्तव में मेरी ऑफिस में भी उस गृहस्थ ने फोन करके धमकी देने का प्रयास किया था। जो परसों मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत की कि वहां पर 72 मस्जिद पे अनधिकृत लाउड स्पीकर लगे हैं। पुलिस ने भी वो मान्य किया और हमने मांग की है कि जो इल्लीगल है, अवैध, गैर कानूनी लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। अब वो मुझे घर पे आके घुसकर मारने की धमकी दे रहा है, तो उसका क्या करना हो मुंबई पुलिस देखेंगे। लेकिन मैं ये जो इस प्रकार के धमकी देने वाले हैं, उनके पीछे जो उनके आका है, जो गॉडफादर है, उन सबको कह दूंगा कि जिस प्रकार से लैंड जिहाद चला है, अनधिकृत मस्जिद बनाकर जमीन खाना, लाउड स्पीकर इलीगली जोर जोर से बजाना, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करना,
ये अब मुंबई में नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो फंड को लेकर आपकी शिकायतें रहती थी। आप कहते हैं कि लोग आपको गाली देते हैं, लेकिन आप लोगों को गाली दे रहे हैं। किसी को 55 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उन लोगों के साथ भेदभाव करती है जहां राज्य में विपक्ष की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री जी, इन्हीं निधियों को लेकर के जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आप भी रोते थे, आप भी आरोप लगाते थे। तो हमने तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री मोदी रोते हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए आपके मुंह से उचित है? ये तो वही बात हो गई कि आप कहते हैं लोग उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन आप लोगों को गालियां दे रहे हैं। किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, किसी को की निधियों को लेकर के रोना कह रहे हैं। स्टालिन जैसे सभ्य शख्स को आप रोना कहते हैं। और रही बात केंद्रीय आवंटन की और केंद्रीय धन की, तो वो धन किसी के नाना के घर से नहीं आया, ना आपके ना भारतीय जनता पार्टी वालों के। वो देश का है, फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या नाम, तमिलनाडु ने अपने उम्मीद से ज्यादा आपको प्रत्यक्ष कर दिया है, जीएसटी दिया है, उसका हिस्सा वो मांगते हैं जिसको कि आप 6-6 महीने लटका के रखते हैं। भ्रमित मत कीजिए केंद्रीय योजनाओं में भी, और भ्रमित मत कीजिए केंद्रीय आवंटन में भी। केंद्रीय आवंटन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार राज्य में जहां जहां विरोधियों की सरकारें हैं उनके साथ भेदभाव करती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हम कहते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा फीस बढ़ोतरी मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूल वालों ने अभिभावकों को लूटने का काम शुरू कर दिया है। आतिशी के मुताबिक निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता की सरकार से तत्काल 3 कदम उठाने की मांग की है। आज दिल्ली में हाहाकार मची हुई है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। स्कूल के गेट लॉक कर दिए जा रहे हैं। माता पिता को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने अपनी लूट शुरू कर दी है। उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल से, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई गई। यहां तक कि जो ऑडिट दिल्ली सरकार करवाती थी, अगर उसमें निकलता था कि गलत तरीके से फीस बढ़ाई गई है, तो स्कूलों को फीस वापस करने को कहा जाता था। इतने स्कूल हैं जिन्होंने हजारों बच्चों को, जो स्कूल से पास आउट भी हो गए थे, उनको वापस बुलाकर एक्सेस फीस का रिफंड किया था। ये थी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार। पिछले 10 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से ऑडिट करवाना पड़ता था। एक एक पैसे का हिसाब किताब किया जाता था। सीएजी इम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता था। और यही कारण था कि ये बेइंतहा फीस बढ़ाने की जो प्राइवेट स्कूलों की जो तरीका है प्राइवेट स्कूलों का, उस पर लगाम लगाई गई थी। लेकिन जिस दिन से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती तो इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि घटना करने वाले लोगों पर सीएम का हाथ है। इस घटना में जाति कनेक्शन है। अखिलेश ने कहा है कि सीएम ने हिंडन अंडरग्राउंड फोर्स तैयार कर रखी है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तुलना हिटलर से की है। सपा चीफ ने कहा है कि हिटलर ऐसे ही ट्रूपर्स तैयार करता था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है, अपनी
हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है, क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया, और अगर वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज जिले के सिकंदरा इलाके में स्थित गाजी मियाँ की दरगाह की छत पर भगवा झंडा फहराने की घटना ने माहौल गरमा दिया। इस पूरे घटनाक्रम की अगुवाई मनेंद्र प्रताप सिंह नामक युवक ने की, जो खुद को संघ और भाजपा का कार्यकर्ता बताता है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उसने अपनी मंशा स्पष्ट की और दरगाह को गलत ऐतिहासिक प्रतीक बताकर उसे हटाने की मांग की। इस पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश के मौजूदा हालात पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को न्याय देना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिलता है तो गुस्सा पैदा होता है। देखिए, देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे तो पुलिस घुस घुस करके उठा करके जेल में भेज देगी, और आप मस्जिद पर खड़े होकर के या मजार पर खड़े होकर के इस तरह से झंडे लहराएंगे तो बहुत चीजें खुद सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। आप लोग की तरफ से कुछ मांगे इस मामले में सरकार को कार्रवाई? कौन लोग हैं ये लोग जो इस तरह उकसावा करा करके लड़ाना चाहते हैं? देश के अंदर लड़ाई से क्या हासिल होगा? अमन ही खराब होगा ना। अमन खराब होगा तो निवेश नहीं आएगा। जब आप विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के अंदर सबसे पहले तो शांति चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो मार के, और उसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। तो पलायन, देखिए हर जगह स्थिति यह है कि तराई तराई मची हुई है, रोजगार है नहीं, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, और ये उल्टे सीधे मुद्दे ला करके लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। इसके अलावा देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं। बेगूसराय में राहुल गांधी निस्वाई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए और बाद में पटना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए नेता लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हमला बोला है। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। यह भरम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं, संविधान के
सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर कन्हैया कुमार को सीएम बनाया जाए। तो वहीं सीएम फेस हैं। अब आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी की तरफ से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ सीएम फेस को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। देखिए, एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें सब लोग कह रहे हैं। किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के दामों के मिशन अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट बनकर आए एक फर्जी डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी के नाम पर 15 मरीजों का इलाज किया, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। इस गंभीर मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दामोह अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मामले पर कहा है कि हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है, उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे।
राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की बंजरलाल सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने एक पुराने मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक नहीं 100 झूठे मुकदमे दर्ज कर दे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। हम राहुल गांधी की तरह ना डरेंगे ना झुकेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। डोटासरा ने कहा है कि भाजपा सरकार बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिला अत्याचार, किसानों की दुर्दशा, अवैध खनन और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करके विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहती है। कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहाँ पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहाँ पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहाँ आवाज़ उठाई। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग ख़त्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहाँ के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी हैं उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर के संबंध में कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के ऑफिस से कि साहब हम जयपुर आकर के आपके बयान लें या आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कहा भाई बिल्कुल हम आएंगे, आपको हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कानून की पालन करने वाले लोग हैं और हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की उसको बताया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांगों की समस्याओं की समाधान के लिए, जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार दी है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, प्रतिपक्ष को अरेस्ट करने के लिए, प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए आपको ये सत्ता नहीं दी है। ये न हम लोग बर्दाश्त करेंगे न जनता बर्दाश्त करेगी। आप बताइए, हमने जो पक्ष रखा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील के लिए ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान अमेरिका की इस मांग के खिलाफ है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीधे बातचीत करें, अन्यथा इस पर बमबारी की जाएगी। ईरानी अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने यह भी बताया कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी वार्ता की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन वो ओमान के जरिए से अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखना चाहती है, जो दोनों देशों के बीच संदेशों के लिए लंबे समय से एक चैनल रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने पड़ोसियों को चेतावनी दी है कि यदि वो अमेरिका के ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल हुए तो वो भी निशाने पर आ सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो परमाणु को लेकर डील नहीं करता तो उसके ऊपर वो बमबारी करेगा। ईरान के कई पड़ोसी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इन बेस का सहारा लेकर ईरान पर हमले करेगा। ईरान ने पड़ोसी देश ओमान और इराक को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दिए तो ईरान का निशाना अमेरिका से पहले ये होंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को बाद में और उसके हिमायतियों को पहले निपटाएगा। गाजा युद्ध की शुरुआत से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। गाजा में इजरायली बमबारी के खिलाफ ईरान के एक्सेस ऑफ रेसिडेंस की कार्रवाई ने ट्रंप को गुस्से में ला दिया है और वो ईरान के एक्सेस के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ।